12 अक्टूबर साल 1972 साउथ अमेरिका के आर्गवा देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है। हवाई जहाज़ जा रहा है चिली देश की राजधानी सैंटियागो में और इसमें बैठे हैं कुछ नौजवान रग्बी टीम के प्लेयर। टोटल में 45 पैसेंजर हैं, तो इन प्लेयर्स के कुछ फैमिली और फ्रेंड भी साथ आए हुए हैं। ये उड़ान कोई ज़्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर आर्गवा से सैंटियागो को जाने में सिर्फ 3 घंटे का ही समय लगता है, लेकिन रास्ते में बीच में आती हैं विशाल एंडीज की पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यहीं पाई जाती हैं। यही ब्यूटीफुल हिल्स हमारी कहानी में इन पैसेंजर के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती हैं। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोसा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर ये विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है। दोपहर के 2:18 पर पायलट ने देखा था कि मौसम साफ हो गया है, तो अगले 1 घंटे तक सफ़र काफ़ी सुहावना और इंटरेस्टिंग रहता है। 3:21 पायलट्स प्लेन को डिसेंड कराने लगते हैं। ये प्लेन सैंटियागो के काफ़ी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही था, क्योंकि इस शहर के बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नीचे उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी समय आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट भी चमकने लगती है। किसी को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। पैसेंजर सीट में बैठे कुछ रग्बी प्लेयर्स बड़े नीडर हैं। वो मजाक बनाते हैं इस टर्बुलेंस का। इन्हीं जोक्स के बीच एक पैसेंजर खिड़की के बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लग रहे हैं, लेकिन फिर दिखता है कि पहाड़ी बहुत नज़दीक है। जैसे ही हवाई जहाज़ बादलों से बाहर निकलता है, पायलट रियलाइज़ करते हैं कि उनके सामने बहुत करीब एक बहुत बड़ी चट्टान है। इमीडिएटली पैनिक में आकर वो प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का कोलाइजम अलार्म बड़ी तेजी से बज रहा है। पायलट मैक्सिमम पावर लगा देते हैं एल्टीट्यूड गेन करने के लिए, उस पहाड़ी के ऊपर से बचकर निकलने के लिए, लेकिन अफसोस अब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवाई जहाज के पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है। ऊपर जाते वक्त प्लेन का जो पूरा रियर पोर्शन था वो अलग हो जाता है। पीछे की जो 2 सीटों की रो थी वो प्लेन से निकलकर हवा में बाहर उड़ जाती हैं। 3 पैसेंजर इसके साथ उड़कर हवा में गायब हो गए। कुछ और सेकंड तक ये प्लेन ऊपर जाता रहता है और फिर अचानक से ये नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद एक और कोलाइजन, प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर्स प्लेन से बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं और अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था, जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये इस ग्लेशियर पर स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर फाइनली एक लास्ट टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। जो पैसेंजर सीट थी वो प्लेन के बेस से फटकर बाहर आ जाती हैं। प्लेन का कॉकपिट पूरे तरीके से क्रश हो जाता है और 2 पायलट उसी वक्त मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज़ अब एंडीज़ की किसी अनजान पहाड़ी पर 3570 मीटर की हाइट पर टूटा पड़ा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। ये इस क्रैश को सरवाइव कर गए हैं किसी तरीके से। बस प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कई लोग ज़ख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहाँ पर अटके खड़े हैं। पता चलता है कि ये प्लेन अपने रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था और ये सर्वाइवल की दर्दनाक कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। ना तो वो लोग उस वक्त इमेजिन कर सकते थे, ना ही आप लोग इस वक्त इमेजिन कर सकते हो कि इन सर्वाइवर के साथ आगे क्या हुआ।
ये है दिल दहला देने वाली कहानी उरगावा एयरपोर्ट फ्लाइट नंबर 571 की। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the Miracle of the Andes. इस क्रैश के एकदम बाद 2 सर्वाइवर ऐसे थे जिन्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले 19 साल के रोबर्टो कैनेसा और दूसरे 20 साल के गुस्तावो ज़र्बिनो। ये दोनों लड़के मेडिकल स्टूडेंट भी थे, तो फ़ौरन ही ये काम पर लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे घायल लोगों की हेल्प करी जा सकती है। ये देखते हैं कि कई पैसेंजर ऐसे हैं जिन्हें बहुत गंभीर चोट आई है। इनमें से एक पैसेंजर है 23 साल का फर्नांडो पराडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से अब कोमा में है। जितना इनसे हो सकता था ये 2 मेडिकल स्टूडेंट कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवर की हेल्प करने की। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर ही अंदर क्लीन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्वाइवर को सर्च करने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कुछ नहीं मिल पाता। रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर रेडियो ट्रांसमिशन को सुनकर कॉन्क्लूड करते हैं कि एयरक्राफ्ट बहुत ही रिमोट और इनएक्सेसिबल जगह में जाकर क्रैश किया होगा। प्रॉब्लम्स ये थी कि ये हवाई जहाज़ वाइट कलर का था और ये एक ऐसी जगह पर क्रैश किया था जहां चारों तरफ वाइट स्नो और आइस मौजूद थी। बर्फीली पहाड़ियों में इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर बड़े होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि बस किसी तरीके से वो एक रात यहाँ गुजार लें, ठंड से बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लें। अगले दिन उन्हें कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेगा। उस बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर सरवाइव नहीं कर पाते। सर्वाइवर्स का नंबर अब 33 से नीचे होकर 28 पर आ गया है। इन जिंदा बचे लोगों ने प्लेन की बची कुची बॉडी को इस्तेमाल किया शेल्टर के तौर पर। लगेज का सामान, सीट और बर्फ़ का ये इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पीछे के हिस्से को क्लोज करने के लिए, ताकि अंदर ये गर्म रह सकें। अगला दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटीना, चिली और उरगाओ के देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज़ सर्च ऑपरेशन में लगते हैं। इन्होंने जो सर्च एरिया चूज़ किया था वो सही था। उसी सर्च एरिया के अंदर इस क्रैश साइट की लोकेशन भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो इस क्रैश साइट की लोकेशन को ढूंढ नहीं पा रहे थे। सर्वाइवर्स ट्राई करते हैं, वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं प्लेन की छत पर SOS लिखने के लिए। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि SOS का फुल मीनिंग होता है सेव आवर साउल्स, मतलब हमें बचाओ। वो SOS लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही रियलाइज़ कर लेते हैं कि उनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि वो सारे लेटर्स लिख पाएँ। फिर वो कोशिश करते हैं कि बर्फ़ में सूटकेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए, ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो ऊपर घूम रहे हैं वो उन्हें देख लेंगे। लेकिन जल्द ही ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। उस दिन इन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हवाई जहाज़ अपने ऊपर से उड़ते हुए दिखते हैं। ये चिल्लाकर, हाथ फेरकर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हवाई जहाज़ इन्हें नोटिस कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाते। एक और दिन इसी कोशिश में गुजर जाता है। अगला दिन 15 अक्टूबर बचे हुए लोग रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। एक पैसेंजर फीटो स्टर्च नाम से पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। वो एक मेटल की शीट का यूज़ करते हैं सोलर कलेक्टर के तौर पर, जिससे कि धूप को कॉन्सेंट्रेट करके बर्फ़ को मेल्ट किया जा सके, और वो बूंद बूंद पानी कलेक्ट करते हैं खाली वाइन बोतल्स में। इसके साथ साथ कई पैसेंजर सीट पर लगी जो गद्दियाँ थीं उन्हें शूज़ की तरह यूज़ करने लगते हैं, और सीट कवर से मौजूद वूल को भी यूज़ किया जाता है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। अगला दिन 16 अक्टूबर क्रैश के 3 दिन बाद
फर्नांडो पराडो जाग उठते हैं अपने कोमा से। जैसे ही उन्हें होश आता है उन्हें दिखता है कि उनकी मां क्रैश में मारी जा चुकी हैं और उनकी 19 साल की बहन बहुत गंभीर रूप से घायल है। पराडो अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके लिए खाना पानी लेकर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन भी गुजर जाती हैं। अपनी इंजरीज के चलते इनमें से ज़्यादातर पैसेंजर ऐसे लोग थे जो समुद्र के किनारे रहते थे। इससे पहले इन्होंने कभी बर्फ़ भी नहीं देखी थी और अब अचानक से -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इतने हाई एल्टीट्यूड पर बिना प्रॉपर खाना और पानी के ये यहाँ किसी तरीके से सरवाइव कर रहे थे। इन बुरी सिचुएशन में एक और भी प्रॉब्लम्स थी स्नो ब्लाइंडनेस की। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस पहाड़ियों पर मौजूद बर्फ़ और स्नो में रिफ्लेक्ट करती हैं तो उससे आपकी आंखें भी डैमेज हो सकती हैं। इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इन सर्वाइवर के पास टोटल में सिर्फ 3 पेयर्स थे सन ग्लासेस के। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स अपने हाथ खड़े कर देती है। उन्हें लगता है कि 8 दिन में किसी सर्वाइवर का कुछ अता पता नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं अब इस सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने का। बहुत कम चांस है कि इतने दिनों बाद वैसे भी कोई ज़िंदा बचा होगा। तो 142 आवर्स ऑफ सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच सर्वाइवर को एक ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा हुआ मिलता है हवाई जहाज़ की सीटों के बीच में। एक सर्वाइवर रग्बी प्लेयर रॉय हैरली इलेक्ट्रॉनिक्स के एंथुसिस्टिक भी थे, तो ये रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा लंबा सा एंटीना इम्प्रोवाइज करके बनाते हैं और इनके एफर्ट की वजह से फाइनली रेडियो काम करने लगता है। इस रेडियो से सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन हो सकता था। बाहर की चीज़ें ये सर्वाइवर सुन सकते थे लेकिन ख़ुद से कोई मैसेज बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। ये रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन के बाद और तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल किया जा चुका है। इन लोगों का दिल पूरे तरीके से बैठ जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं इस खबर को सुनने के बाद। कुछ लोग हाथ जोड़कर प्रे करने लगते हैं। Feeling that their world is alive and they consider you dead. फर्नांडो पराडो इकलौते थे जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं किए इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि उनके माइंड में कुछ और ही प्लान बन रहा था। 11वें दिन तक सर्वाइवर को खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी। इनके पास वैसे भी ज़्यादा खाना था नहीं। शुरू में सिर्फ 8 चॉकलेट बार्स थे, एक टीन था मस्कल्स का, 3 छोटे से जार जैम्स के, एक आलमंड का, एक बादाम का डब्बा था, कुछ डेट्स थी, कुछ कैंडीज थी, कुछ ड्राइड प्लम्स और वाइन की कुछ बॉटल। क्रैश के कुछ दिन बाद ही इन्होंने इस सारे खाने को राशन करना शुरू कर दिया था। हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे ये। पराडो ने तो एक चॉकलेट कवर्ड मूंगफली को 3 दिन तक खाया, सिर्फ एक मूंगफली के दाने को। लेकिन इस हद तक राशन करना भी काफ़ी नहीं था क्योंकि खाना अब बिल्कुल ख़त्म होने लगा था। 3800 मीटर की हाइट पर यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं थे, ना ही कोई जानवर थे जिन्हें मारकर खाया जा सके। 11वें दिन तक खाना पूरी तरीके से ख़त्म था और कुछ लोगों ने प्लान्स के कुछ पार्ट्स को खाने की कोशिश करी, जैसे कि सीटों के अंदर लगे कॉटन को और सीटों पर लगे लेदर को खाने की कोशिश करी, लेकिन इससे वो और बीमार पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में जब भूख से मरने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो इन सर्वाइवर ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि ज़िंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मुर्दा बॉडीज़ को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मारे गए थे इस क्रैश में वो दोस्त थे, क्लासमेट थे, फैमिली मेम्बर्स थे या रिलेटिव्स थे। We have to eat, and the only proteins are the dead bodies of the people that were in this place. ये आइडिया पहले कनेसा को आया तो उसी ने ही पहले ट्राई किया ये सब करने का। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश करी लेकिन उनसे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन 2 दिन जब और गुजरे, जब कोई और ऑप्शन नहीं दिखा, तो फाइनली उन्होंने भी इंसानों के गोश्त को अपना खाना बनाया। 29 अक्टूबर
क्रैश के 16 दिन बाद सर्वाइवर के लिए ये फूड सोर्स भी बड़ी तेज़ी से घटता जा रहा था। इनके पास आगे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या किया जाए। हालात इससे बदतर नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर उस रात एक बहुत बड़ी गरजती हुई आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एक एविलांच आ गया है। भारी बर्फ़ पहाड़ी के ऊपर से इतनी तेज़ी से गिरती है कि इस प्लेन के टुकड़े में पूरे तरीके से बर्फ़ भर जाती है। आठ लोग बर्फ़ के अंदर गुम होकर सांस की कमी की वजह से मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19। Said, Roberto, you had it. You're going to die. That's it. A very nice sensation of heat between my legs because I was peeing on myself and saying that's it. ये बचे हुए 19 लोग भी बर्फ़ के अंदर एक छोटी सी स्पेस में दबे हुए हैं। पराडो एक मेटल पुल का इस्तेमाल करते हैं बर्फ़ के अंदर एक होल बनाने के लिए, जिससे कि कुछ वेंटिलेशन आ पाती है। 2 दिन तक मेहनत करने के बाद खोद कर ये एक टनल बनाते हैं उस बर्फ़ के अंदर से, और बड़ी मुश्किल से सरफेस पर बाहर निकल पाते हैं। बाहर निकलते ही अचानक से इन्हें दिखता है कि बर्फ़ का तूफान आ रहा है और ज़िंदा रहने के लिए वापस उसी बर्फीली गुफा में जाकर ही बैठना समझदारी होगी। अगले 3 दिन तक बचे हुए सर्वाइवर किसी तरीके से क्रैम्पेड स्पेस में फंसकर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद ये वापस सरफेस पर जाते हैं जब मौसम साफ होता है, और बाहर निकलकर ये बचे कुचे लोग रियलाइज करते हैं कि इन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है। अगर इन्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो इन्हें एफर्ट खुद से करना पड़ेगा। यहाँ क्रैश साइट पर बैठे रहकर हेल्प की उम्मीद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मरना ही है तो आखिरी दम तक कोशिश करके मरें। कनेसा, पराडो और विस्टिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर में से थे, तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को थोड़ा ज़्यादा खाने का राशन दिया जाए और सबसे गर्म कपड़े इन्हें दिए जाएं, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे बाहर निकलकर पैदल चलकर मदद ढूंढने की। क्या ये लोग सरवाइव कर पाएंगे? क्या ये लोग ज़िंदा बच पाएंगे? कैसे करेंगे सरवाइव? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग नॉलेज पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।